everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 12 पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रिंट कल्चर का क्या कनेक्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने किस टाइप से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने में, तो उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। Before 1789, France was ruled by King Louis XVI and society was full of inequality and injustice. 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में कौन रूल कर रहा था? किंग लुई 16 ये रूल कर रहे थे फ्रांस में। ही फ्रांस के राजा थे, रूलर थे। और उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले तक की अगर बात की जाए तो फ्रांस में काफी ज्यादा इनइक्वालिटीज हुआ करती थी, लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ करता था, यानी अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता था, लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। जो सोसाइटी में जो एलीट क्लास है, ब्यूरोक्रेसी है, वो सब तो आराम से रूल कर रहे थे, काफी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, लैविश लाइफस्टाइल थी उनकी। लेकिन वहीं अगर जो गरीब लोग हैं उनकी बात की जाए तो जो पुअर पीपल हैं उनकी कंडीशंस बहुत ज्यादा बेकार थी। रिच पीपल पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट किया करते थे। रिच और पुअर के बीच में हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था सोसाइटी में, और भी काफी सारी इनइक्वालिटीज प्रिवेल किया करते थे, जैसे जेंडर के बेसिस पे। तो ये सारी जो इनइक्वालिटीज थी उन्हीं को खत्म करने के लिए प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब इन्हीं सब इश्यूज पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके काफी सारे हमारे ऐसे थिंकर्स थे, राइटर्स थे, जिन्होंने इन इश्यूज को अपनी बुक्स में प्रिंट करवाया, पब्लिश करवाई बुक्स इन इश्यूज के ऊपर, जिससे कि लोगों को बताया जा सके कि ये सारे हमारे सोशल इश्यूज हैं, हमें इन इश्यूज को सॉल्व करना है। और ये सब इश्यूज हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, जब हम इनके खिलाफ अपनी वॉइस रेज करेंगे। जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे जो साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके खिलाफ जब हम अपनी वॉइस रेज करेंगे, तब जा करके ये हमारे जो इश्यूज हैं उनका सॉल्यूशन निकल पाएगा। The Enlightenment period, that is 18th century, produced new ideas like liberty, equality and fraternity. Enlightenment period के बारे में हमने पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया था। Enlightenment period वो टाइम पीरियड जब नॉलेज बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, सब लोग नॉलेज गेन कर रहे थे, बुक्स पढ़ी जा रही थी ज्यादा से ज्यादा। तो उस टाइम को कहा गया एनलाइटनमेंट पीरियड, जब लोगों ने क्वेश्चंस रेज करने शुरू किए, लोगों को डिफरेंट फील्ड में नॉलेज गेन करने के लिए क्यूरियोसिटी जगी लोगों के मन में। तो उस टाइम पीरियड को कहा गया एनलाइटनमेंट पीरियड, जो 18th सेंचुरी में सबसे ज्यादा पीक पे था। तो एनलाइटनमेंट पीरियड में ही, यानी कि जब लोगों को नॉलेज मिल रही थी, मॉडर्न आइडियाज निकल के आ रहे थे, तो वही जो टाइम पीरियड था 18th सेंचुरी जो थी, उस टाइम पे ही नए नए आइडियाज आए। कौन कौन से? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, इक्वालिटी सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, और फ्रेटर्निटी यानी सभी में ब्रदरहुड वाली फीलिंग हो, भाईचारा वाली फीलिंग हो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेस ही थे ये तीन आइडियोलॉजीज। इन तीन आइडियाज के लिए ही, यानी लोगों को इक्वली ट्रीटमेंट चाहिए था, लोग चाहते थे हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, हम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, हमें फ्रीडम मिले, आजादी मिले, हम लोगों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, और सभी लोगों में भाईचारे वाली फीलिंग हो, यानी सभी लोग एकदम फ्रेंडली नेचर के हों, सब लोग एक साथ रहें, एक कंट्री में रहें, उनकी एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी हो। तो इस टाइप के जो आइडियाज थे, उन्हीं की वजह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन्हीं तीन आइडियाज पे बेस्ड था फ्रेंच रेवोल्यूशन। रोल ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स। अब एनलाइटनमेंट थिंकर्स का क्या रोल था इसमें, कैसे उन्होंने अपना रोल प्ले किया? Writers and philosophers such as Voltaire, Rousseau and Montesquieu used print to criticize monarchy and church authority. अब जितने भी हमारे enlightenment writers थे, philosophers थे, यानी enlightenment thinkers जो थे, philosophers वो लोग हो गए जो हर एक चीज के पीछे का रीजन फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो क्वेश्चंस रेज करते हैं कि ज्यादातर स्टार्टिंग में देखा गया कि हमारा जन्म हुआ तो क्यों हुआ, हमारा धरती पे आने का जो एम है, जो मोटिव है, वो क्या है। तो इन सब क्वेश्चंस को रेज किया फिलोसोफर्स ने स्टार्टिंग में, और काफी सारे ऐसे राइटर्स रहे हैं जैसे कि वॉल्टेयर, रूसो एंड मोंटेस्क्यू। ये तीन ऐसे राइटर्स हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। ये जो तीन राइटर्स हैं, इन्होंने काफी सारी बुक्स प्रिंट करी, और इन्होंने जो भी बुक्स प्रिंट करी हैं, उन्हीं की वजह से जो लोग हैं वो अपने राइट्स को लेकर के अवेयर हो पाए और अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर पाए, वो अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना लोगों ने शुरू किया इन तीन राइटर्स के बुक्स पढ़ने के बाद से। तो
तो ये जो 3 राइटर्स थे, इन्होंने सबसे पहले बात मोनार्की को क्रिटिसाइज किया है, यानी रूलर को हटाने की बात करी है, और चर्च जो अपनी अथॉरिटी बना के बैठा हुआ था, जो कैथोलिक चर्च था, उसकी अनफेयर प्रैक्टिसेस को लेकर भी इन 3 राइटर्स ने काफी कुछ प्रिंट किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की होने की वजह से ही ये जो 3 राइटर्स हैं वो प्रिंट कर पाए, बुक्स अपनी पब्लिश कर पाए, और अब क्योंकि बुक्स पब्लिश हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से लोगों में ये जो आइडियाज हैं वो बहुत तेजी से स्प्रेड किए, और इतनी तेजी से इन आइडियाज के फैलने का मतलब ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने राइट्स को लेकर के अवेयर हो रहे हैं। सभी लोगों को जो मॉडर्न आइडियाज हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, उनके बारे में लोगों को पता चल रहा है, और लोग अब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए। अब लोग प्रोटेस्ट करने लगे हैं मोनार्की के अगेंस्ट में, कैथोलिक चर्च के अथॉरिटी के अगेंस्ट में। देयर की आइडियाज, अब इन 3 राइटर्स के क्या मेन आइडियाज थे? पहली बात, रूसो ने क्या आइडिया दिया? रूसो का क्या आइडिया था? गवर्नमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रूलर्स। गवर्नमेंट जो है वो इस टाइप से हमें एस्टैब्लिश करनी है कि लोगों के बीच में और रूलर्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन किया जाए। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास अब राइट होना चाहिए, अब लोगों के पास राइट होना चाहिए अपने गवर्नमेंट को चूज करने का। गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, और लोग भी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, तो अब लोगों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है कि हमने इन गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, इन मिनिस्टर्स को हमने इलेक्ट किया है, तो हम इनकी अथॉरिटी को माने। तो इस टाइप से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए रूलर्स के बीच में और लोगों के बीच में। ये आइडिया था रूसो का। वॉल्टेयर ने क्या आइडिया दिया? डिमांडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब हमने देखा था जब लोग प्रोटेस्ट करने लगे, जब लोग कैथोलिक चर्च के, मोनार्की के अगेंस्ट में जाने लगे, तो उन लोगों की वॉइस को भी दबाने की कोशिश की गई, उन लोगों को रोकने की कोशिश की गई। तो ये जितने भी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चल रहे थे उन सबको रोकने की कोशिश की जा रही थी। लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, लोगों को फ्रीडम नहीं थी कि जो भी लोग फील करते हैं, जो उनके राइट्स के बारे में जो लोग डिमांड रख रहे थे, अब लोगों को वो अधिकार नहीं दे रखा था कि लोग जो चाहे वो पब्लिश कर सकें। अब बुक्स में क्या प्रिंट होना है, क्या पब्लिश करना है, वो सब कौन देख रहा था? कैथोलिक चर्च। तो लोगों को आजादी नहीं थी अपनी मर्जी से कुछ भी प्रिंट करने की। तो इससे हमें पता चल रहा है कि लोगों को अपने जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो बातें हैं, वो रखने नहीं दी जा रही हैं, वो प्रिंट नहीं करने दी जा रही हैं। तो जो वॉल्टेयर है उन्होंने डिमांड करी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, यानी जो भी लोग फील करते हैं उसे वो एक्सप्रेस भी कर सकें, वो बोल सकें। अगर लोग वॉइस रेज कर रहे हैं तो उनकी वॉइस को दबाया ना जाए। ये बात रखी किसने? वॉल्टेयर ने। Then Montesquieu proposed separation of powers among legislature, executive and judiciary. अब Montesquieu जो थे उन्होंने क्या बोला कि हमें पावर्स को सेपरेट कर देना है, हमें 3 मेन बॉडी बनानी है। कौन सी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हमें एक ऐसी बॉडी बनानी है जो सिर्फ लॉ बनाने का काम संभाले, लॉ मेकिंग का काम संभाले। वो क्या हुई? लेजिस्लेचर। अब एक ऐसी बॉडी बनानी है हमें जो सिर्फ एग्जीक्यूट करने का काम करे, इंप्लीमेंट करवाए उन लॉज को, वो हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव्स। और जुडिशरी यानी सिर्फ वो जस्टिस प्रोवाइड करे। तो हमें पावर्स डिवाइड कर देनी है, हमें अलग अलग बॉडी बनानी है डिफरेंट टास्क के लिए। तो लॉज कौन बनाएंगे? लेजिस्लेचर्स। और एग्जीक्यूटिव्स क्या करेंगे? जो भी लॉज बनाए गए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे ऑन ग्राउंड। और उसके बाद जुडिशरी सारे लॉज फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे उसका ध्यान रखेगी जुडिशरी, यानी जस्टिस प्रोवाइड करेगी। तो इस टाइप से हमें पावर्स डिवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू, जो आजकल हम देखते भी हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ मोनार्की एंड चर्च। अब मोनार्की और चर्च को लेकर के लोगों में क्रिटिसिज्म कैसे बढ़ा, लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे? प्रिंटेड मटेरियल्स मॉक्ड नोबल्स एंड प्रीस्ट्स एक्सपोजिंग देयर लग्जरी एंड करप्शन। अब क्योंकि जो प्रिंट्स हैं उनके थ्रू लोगों को पता चल रहा है, जो भी बुक्स प्रिंट की जा रही हैं उनके थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि ये जो मोनार्की है वो अपनी एब्सोल्यूट पावर का यूज कर रही है, यानी कि जो रूलर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता चले जा रहा है। जो राजा है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज कर रहा है, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, इसलिए राजा अपने हिसाब से काम कर रहा है, हमारे वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहा है। अब जब लोगों को ये सब बातें पता चलने लगी इन प्रिंट्स की वजह से, लोगों को पता चलने लगा कि कैथोलिक चर्च में भी कैसे करप्शन चल रहा है, कैसे मोनार्की भी करप्ट होती जा रही है, यानी कैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस प्रिवेल कर रही हैं हमारी सोसाइटी में मोनार्की और चर्च की वजह से। तो उन अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और लोगों को इन सब अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में कैसे पता चला? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। जो बुक्स प्रिंट की जा रही हैं उनकी वजह से लोगों को पता चला इन अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में, लोगों को करप्शन के बारे में पता चला कि
हम लोगों पे जितने भी अत्याचार किए जा रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है वो लोगों को पता चला। द चर्च एंड मोनार्की लॉस्ट मोरल अथॉरिटी। अब जब लोग जो थे वो प्रोटेस्ट करने लगे, जब लोग जो थे वो मोनार्की और कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में हो गए, डेमोक्रेसी की डिमांड रखी लोगों ने, तो धीरे धीरे चर्च और मोनार्की यानी मोनार्क जो था, राजा जो था, उसकी पावर कम होने लगी। अब इनकी पावर कम क्यों हो रही है? क्योंकि इनके फॉलोअर्स बहुत कम हैं। हम लोग जब तक फॉलो करते हैं किसी के अंडर में रह करके, किसी की बातें अगर हम मान रहे हैं, तभी तक वो हम पे रूल कर सकता है। और जहां लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अब लोग उसकी अथॉरिटी ही नहीं मान रहे हैं, उसकी पावर को कोई वैलिडिटी ही नहीं दे रहे हैं, तो वो हम पे रूल नहीं कर सकता। तो गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि ब्रिटिशर्स हम पे इसलिए रूल कर पा रहे थे क्योंकि हम ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तभी ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर पा रहे थे। और जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट करे, नेशनलिस्ट मूवमेंट, उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ा 1947 में। तो इससे क्या पता चलता है? जब तक लोग किसी की अथॉरिटी मान रहे हैं, पावर मान रहे हैं, तब तक वो रूलर हमारे लिए रूलर कहलाया जाएगा, एक किंग कहलाया जाएगा। और जहां लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, जहां लोग उसके खिलाफ होते चले गए, तो वो पावर जो है उस किंग की वो उससे छिनती चली जाएगी। इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इन आइडियाज का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, या कह लो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन पे? रेवोल्यूशनरी लीडर्स यूज्ड प्रिंट टू मोबिलाइज पीपल। जो हमारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, जो चाहते थे कि रेवोल्यूशन हो, जो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंजेस आए, अनफेयर प्रैक्टिसेस जो की जा रही हैं उन्हें खत्म करना चाहते थे जो लोग, तो वो जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करें, प्रिंट करें अपनी बुक्स और लोगों को बताएं रेवोल्यूशनरी आइडियाज के बारे में, लोगों को बताएं उनके राइट्स के बारे में। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया रेवोल्यूशनरी लीडर्स के थ्रू, और लोगों को अवेयर किया गया उनके राइट्स को लेकर के, लोगों को एकजुट किया गया, लोगों को उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया गया लोगों को कि मोनार्की और कैथोलिक चर्च अपनी एब्सोल्यूट पावर का यूज कर रहे हैं हम पे। डोमिनेशन किसका देखने को मिल रहा है? चर्च का और मोनार्की का। जब लोगों को ये सब बातें पता चली, तब लोग एकजुट हो गए और साथ में प्रोटेस्ट करने लगे मोनार्की और कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में। Ideas like liberty, equality and fraternity became the foundation of the revolution. और जो revolutionary ideas निकल के आए थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, जो भी revolutionary ideas एनलाइटनमेंट पीरियड में आए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, उन्हीं तीन आइडियाज पर बेस्ड था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन किन तीन आइडियाज पर बेस्ड था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लोगों ने जो भी लड़ाई लड़ी, जो ये रेवोल्यूशन लेकर के आए लोग, फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन किस लिए लाया गया था? लिबर्टी यानी फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी यानी इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, और फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड वाली फीलिंग के लिए। यही तीन आइडियाज थे जिनकी वजह से पूरा का पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है, कैसे प्रिंट कल्चर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। हमने आज के वीडियो में तीन हमारे एनलाइटनमेंट थिंकर्स के बारे में पढ़ा, रूसो, वॉल्टर एंड मोंटेस्क्यू, उनके की आइडियाज के बारे में पढ़ा। ये देखा कि कैसे प्रिंट कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिला, इन्फ्लुएंस देखने को मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन में। कौन से तीन मेजर आइडियाज निकल के आए? फ्रेंच रेवोल्यूशन किन तीन मेजर आइडियाज पर बेस्ड था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।